हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम दो फ्रेंड्स को देखते हैं जो एक सिटी से एक कन्वेंशन को अटेंड करके दूसरी सिटी में वापस जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे रास्ते में वो लोग बहुत ही बड़े हाईवे पर होते हैं। यहाँ पे लड़की कहती है कि मुझे कॉफ़ी पीनी है और वो लड़का कहता है कि हमारा पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा है, हमें गैस स्टेशन पे रुकना ही पड़ेगा। कल डलवाया था लेकिन फिर भी जल्दी ख़त्म हो गया। और वहाँ पर वो एक गैस स्टेशन के ऊपर आकर रुकते हैं। अब यहाँ पे लड़का गैस डलवाने के लिए बाहर निकलता है लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसको खुद ही कार्ड से डालना पड़ा। और वहाँ लड़की जो होती है वो एक मार्ट में जाती है क्योंकि उसको कॉफ़ी चाहिए थी। और वो पेट्रोल डाल रहा था लेकिन वो इतना सुनसान स्टेशन पहली दफ़ा देख रहा होता है और बहुत हैरान हो रहा होता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लड़की अंदर जाती है, खुद ही कॉफ़ी डालती है और काउंटर पर जाकर देखने लगती है लेकिन काउंटर पर कोई भी नहीं होता। अब वो आसपास चॉकलेट वगैरह देखने लगती है, कुछ स्नैक्स वगैरह देखने लगती है कि तब तक कोई आ जाए तो मैं उसको पैसे पकड़ा कर यहाँ से जाऊँ। और बाहर वो देखती है उसके फ्रेंड ने पेट्रोल डलवा लिया था। अब वो वेट कर रही होती है कि वहाँ पर कोई आए और पैसे दे। और वहाँ पर उसको ब्लड नज़र आता है काउंटर के पास। अब उसे पता लगता है कि यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ है। वो जैसे ही दरवाजे के पास भाग के जाने लगती है, अचानक से एक गोली आकर उसकी बाजू पे लगती है और उसके बाजू से खून निकलने लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। वो समझ नहीं पाती कि गोली आई कहाँ से और उसको किसने शूट किया। शायद कोई दूर से कोई स्नाइपर गाड़ी यहाँ पर शूट कर रहा था, जिसको वो देख नहीं पाती लेकिन छुप रही होती है और बार बार शूटिंग हो रही होती है उसके ऊपर, जैसे कोई इसको टारगेट करके इसको मारने की कोशिश कर रहा हो। उसका फ्रेंड गाड़ी में म्यूज़िक लगा के बैठा था, उसको नहीं पता होता कि उसके फ्रेंड के साथ अंदर क्या हो रहा है। वो तो उसका वेट कर रहा था कि कॉफ़ी लेकर आती ही होगी। अब अपने ज़ख्म के ऊपर कपड़ा बांधती है और वेट करने लगती है अपने फ्रेंड का, लेकिन उसको तो पता भी नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। अब वो देखती है लेकिन उसको कोई नज़र नहीं आ रहा था, दूर-दूर तक वहाँ पर कोई भी नहीं था। अगर कोई शूट कर रहा था तो शायद बहुत दूर से शूट कर रहा था। उसका फ़ोन भी इसी हबड़ा-दबड़ी में साइड पे गिर जाता है और वो अपना फ़ोन लेने के लिए जैसे ही क्रॉल करती हुई आगे आती है, वहाँ पर दोबारा से शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके फ़ोन के ऊपर भी शूट करता है वो, ताकि वो फ़ोन पर बात बिना किसी से कर सके। वो बहुत चिल्लाती है कि अब वो क्या करेगी, उसकी आखिरी होप फ़ोन भी उसके हाथ से चला गया। अब वो समझ नहीं पाती कि वो हेल्प के लिए किसको कैसे बुलाए। अब वो सामने सीसीटीवी कैमरा में देखती है तो उसको पीछे एक बैक डोर नज़र आता है। वो उस दरवाज़े के पास जाती है लेकिन वहाँ पर भी लॉक लगा होता है, यानी वहाँ पर भी वो नहीं जा पाती। अब उसको ऐसी जगह पे बैठना था शेल्फ़ के पीछे जहाँ पर शूट ना हो सके। सामने उसको एक वॉकी-टॉकी पड़ा नज़र आता है। अब उसको आइडिया हो गया था कि शायद उसकी कोई हेल्प कर सकता है, उसको वॉकी-टॉकी पे शायद कोई कम्युनिकेट उससे कर सके। और वो बहुत छुप के जाके उसको उठाती है और उससे फ़ोन पे बात करने की कोशिश करती है कि शायद दूसरी तरफ कोई सुन ले। और बाहर इस गाड़ी में उसका फ्रेंड देखता है कि उसका पेट्रोल फिर ख़त्म हो गया। अब उसको समझ आती है कि मसला क्या था। उसको समझ आ गया उसकी गाड़ी में से पेट्रोल लीक हो रहा है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है देखने के लिए, उसको ख़्याल आता है कि मैं जाके अंदर अपनी फ्रेंड को देख लूँ। शायद इसको देर हो रही है, कोई प्रॉब्लम में ना फँस गई हो। और वो जैसे ही वॉकी-टॉकी पे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी, अभी तक कोई जवाब नहीं आता। और उतनी ही देर में उसका फ्रेंड अंदर आने लगता है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी बंद करके अंदर आ रहा था, अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए। और जैसे ही वो अंदर आता है, अचानक से शूटिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है, "नीचे हो जाओ, झुक जाओ।" लेकिन ये सब करने से पहले ही उसकी गर्दन में गोली लग जाती है, जिससे उसकी फ़ौरन ही डेथ हो जाती है। वो लड़की देखकर शॉक में चली जाती है कि उसके सामने उसका आखिरी दोस्त, जो उसकी आखिरी होप था, वो भी मर चुका है। अब कौन होगा जो उसकी मदद करेगा, क्योंकि वो पूरा स्टेशन खाली और सुनसान पड़ा था। इतनी रात में वहाँ और कोई भी नहीं आने वाला था जो इनकी मदद कर सकता, और वो कोई हेल्प भी नहीं बुलवा सकती थी, उसके पास उसका फ़ोन भी नहीं था। अब वो समझ नहीं आती क्या, उसका दिमाग तो बुरी तरह से फ्रीज़ हो चुका था। अचानक से वॉकी-टॉकी पर किसी से आवाज़ पे बात होती है उसकी। वो उसको कहती है, "प्लीज़ मुझे 911 पे कॉल करके मेरी तरफ हेल्प भेज दो। मैं एक मोटेल में, एक गैराज वाली स्टेशन पे फँसी हुई हूँ, प्लीज़ यहाँ पर किसी को मेरी हेल्प के लिए भेज दो।" और वो आदमी कहता है, "ठीक है, आप अपनी लोकेशन बताएँ, लेकिन एमिलिया कहाँ पर है? वहाँ पर मेरी फ्रेंड एमिलिया है, मैं उससे बात करता हूँ, वो कहाँ पर है?" वो कहती है, "मुझे नहीं पता, मेरे अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है।" और अचानक से उसके हाथ से वॉकी-टॉकी गिर जाता है, जब उसको पता लगता है कि वो आदमी वही है जो यहाँ पे शूट कर रहा था, क्योंकि उसको सब कुछ पता था इस जगह के बारे में। अब वो और घबरा जाती है कि वो क्या करे, वो यहाँ पे पूरी तरीके से अकेली है। सामने इसको स्विच बोर्ड नज़र आता है, जिससे उसको आइडिया होता है कि मुझे लाइट्स यहाँ की ऑफ़ कर देनी चाहिए, ताकि वो यहाँ पर देख ना सके और मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल सके सोचने का और यहाँ पे इधर-उधर घूमने का, क्योंकि वो यहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। अब वो लाइट्स ऑफ़ करके वहाँ पर बैठ जाती है, ताकि कोई हेल्प आ सके या किसी को बात कर सके। वो और भी स्टेशंस ट्राई करती है लेकिन उसकी और किसी से बात नहीं होती। वहाँ उसकी नज़र पड़ती है, उसकी वही लड़की एमिलिया, उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। यानी इससे पहले उसने उसको शूट किया था। और वो लड़की इस बॉडी को देख के और डर जाती है और वो आस-पास कुछ होश में आके चीज़ें ढूँढने लगती है। वो एक बीटीसीएल फ़ोन देखती है जिसके पास जाती है, लेकिन वो फ़ोन भी कटा हुआ था। वहाँ पे एक इमरजेंसी रिंग थी, वो भी बंद थी और कुछ भी चल नहीं रहा था। फायर अलार्म, यानी जिसे यहाँ पर अटैक करना था इस स्नाइपर ने,
उसने हर चीज़ का पहले ही इंतज़ाम कर दिया था कि जो यहाँ पर फँसे उसको कोई हेल्प ना मिल सके। अब वो लड़की पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रैप हो चुकी थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो अपनी गाड़ी की लाइट ऑन करती है और वो उसी गाड़ी के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। 1-2 गाड़ियाँ उसको क्रॉस करके जाती हैं लेकिन वहाँ पर नहीं रुकती। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। फिर वॉकी-टॉकी पे आवाज़ आती है और वो उससे बात करने लगती है। वो कहता है कि तुम्हें मार दूँ तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, इस तरह से तुम तड़पती ही रहोगी। अब वो अपनी बैंडेड करती है, अपने ज़ख्म को बंद करती है, साफ़ करती है ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो सके और वो अपने आप को कुछ सोच सके। कोई टाइलेनॉल लेती है, मेडिसिन खाती है ताकि उसको तकलीफ़ थोड़ी कम हो और वो अपने आप को बचाने के लिए कोई सोच सके प्लान। अब एक मिरर उठाती है और उसे साइड पे देखने लगती है। अचानक एक आदमी अंदर एंटर होता है। वो समझ नहीं पाती ये कौन है। वो उसको कहती है झुक जाओ वरना तुम्हें भी कोई गोली मार देगा। यहाँ पर कोई शूट कर रहा है और वो आदमी शेल्फ के पीछे छुप जाता है। अब ये उससे बात करती है, कहती तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं एक उबर राइडर हूँ और मेरी फ्रेंड एमिलिया यहाँ काम करती है। मैं उससे मिलने अक्सर यहाँ आता हूँ। वो उसको कहती है तुम्हारी फ्रेंड मर चुकी है, यहाँ पे किसी ने शूट करके उसको मार दिया और अब मुझे भी ज़ख्मी कर दिया और मेरे दोस्त को भी मार दिया। अब हमें अपने आप को बहुत मुश्किल से उससे बचाना है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से शूट कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो कोई मूवमेंट होती है वो फ़ौरन शूट कर देता है। उसकी नज़र पूरी इसी मार्ट के ऊपर है। अब वो बहुत मुश्किल से इसके पास आता है और उसको कहती है कि क्या तुम वो आदमी तो नहीं जो शूट कर रहे थे? वो कहता है तुम मुझ पे शक मत करो, वॉकी-टॉकी पे से बात करो, तुम्हें वो जवाब दे देगा। और जब वो वॉकी-टॉकी पे से बात करती है तो उसको आइडिया हो जाता है ये वाक़ई एमिलिया का दोस्त है जो यहाँ पर आया। वो उसको कहती है तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है? वो कहता है मेरा फ़ोन तो गाड़ी में रह गया। अब यहाँ पर हेल्प कैसे बुलाएँगे हम? और वो कहती है तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा दोबारा गाड़ी में और फ़ोन पे पुलिस को कॉल करनी होगी, वरना हमें बचाने का और कोई तरीका नहीं है। वो कभी भी स्नाइपर यहाँ पे आ सकता है मार्ट के अंदर और हमें आकर मार सकता है। अब ये लोग प्लान करने लगते हैं कि क्या करें, किस तरह से अपनी जान बचाएँ। वो आदमी भी बहुत डर रहा था बाहर निकलने से क्योंकि अब उसको पता लग गया था डेड बॉडीज़ देखने के बाद कि अगर मुझे उसने शूट कर दिया तो मैं नहीं बचूँगा। लेकिन वो लड़की कहती है तुम्हें बचते-बचाते हुए यहाँ से जाना होगा। कोई शेल्फ्स के पीछे से गुज़रते हुए जाओ और गाड़ी की टेक से वहाँ पे अंदर जाके अपना फ़ोन निकालो और कॉल करो। अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम यहाँ पर भी मारे ही जाएँगे, क्योंकि अगर वो अंदर आ गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। और वो ऐसा ही करता है, छुपते-छुपाते हुए जाता है, गाड़ी की साइड पे बैठ जाता है। और जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल के अपना फ़ोन पकड़ने ही लगता है, वो फ़ौरन उसको शूट कर देता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। अब वो लड़की बाहर बिल्कुल होप छोड़ बैठी थी। अब उसको लग रहा था कि उसको बचने का कोई चारा नहीं है क्योंकि वो आदमी भी मारा जा चुका है। अब वो स्टेशन में फिर अकेले बैठी होती है। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो स्नाइपर से बात कर रही होती है और वो कहता है कि मुझे तुम्हें मारना ही होगा। तुम नहीं जानती मैं कब से ये प्लान कर रहा हूँ। तुम लोग फार्मास्यूटिकल वाले हो ही फ्रॉड। और यहाँ पर उसको आइडिया हो जाता है कि ये वही लड़का है जो यहाँ पे पहले काम करता था, हेनरी, क्योंकि उसकी शर्ट वहाँ पड़ी थी। उसको पता था कि यहाँ पे उसको जॉब से निकाल दिया गया। अब वो लड़की हिम्मत करके वहाँ पे अम्ब्रेलास उठाती है। उसको एक आइडिया आता है कि वो सारे विंडोज़ को ब्लॉक कर दे ताकि अंदर की मूवमेंट के बारे में उसको पता ना चल सके। लेकिन वो फिर उसके ऊपर फायर कर देता है और उसका बचना मुश्किल कर देता है। वहाँ पर वो लॉक देखती है और वो सोचती है कि इसको काट देगी कटर से, और वह कटर उठाती है और उस लॉक को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है। पहले तो उसके ऊपर वो फायर एक्सटिंग्विशर मारती है लेकिन वो नहीं टूटता। फिर उसको आइडिया आता है कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। मैं यहाँ मौत का इंतज़ार नहीं कर सकती। अब वो बाहर देखती है और एक आदमी गाड़ी से निकल के अपनी गैस भरता है और वो उसको ऊपर अटैक नहीं करता, यानी वो उसको नहीं मारता। इसको वो यानी टारगेट कर रहा था। वो कहती है तुमने इसको क्यों नहीं मारा? इसका मतलब तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे भी प्लीज़ जाने दो यहाँ से। और बाहर एक पुलिस की गाड़ी भी गुजरती है जो उसकी आखिरी उम्मीद होती है। लेकिन वो बाहर निकलती है कोशिश करने के लिए कि ताकि वो वहाँ से बच के जा सके। उसको डॉज करते हुए वो वहाँ से निकलती है और अपनी ही गाड़ी के पास पहुँचती है क्योंकि उसने चाबी अपने बॉयफ्रेंड की जेब से निकाल ली थी। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है गाड़ी के पास, उसको आइडिया हो जाता है कि इस गाड़ी का तो पेट्रोल लीक है और ये गाड़ी चल भी नहीं पाएगी। और वहाँ पर उसके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देता है वो। और वो बहुत मुश्किल से वहाँ से भागते हुए अंदर मार्ट की तरफ दोबारा जाती है क्योंकि अब उसके पास कोई तरीका नहीं था, गाड़ी तो स्टार्ट होनी नहीं थी। और इतनी ही हबड़ा-दबड़ी में उसकी टाँग के ऊपर एक फायर लग जाती है जिससे उसकी टाँग से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब उसका बचना बहुत मुश्किल हो गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी टाँग भी ज़ख्मी हो गई और उसका इतना खून बह गया, वो कैसे बचेगी? फ़ौरन जाती है, एक फ़र्स्ट एड बॉक्स निकालती है और अपने टाँग के ऊपर वो टेप बाँध के बैंडेज कर देती है ताकि उसका खून और ज़्यादा ना निकले। और वहाँ से एक कटर उठाती है जिससे वो द लॉक को काटने के लिए जाती है क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, उसको ये गैराज का रास्ता खोलना ही था। और वहाँ साथ-साथ वो उससे बात भी कर रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, अगर तुम बाहर आ जाओ तुम्हारी मौत आसान हो जाएगी, इतना तड़पने की क्या ज़रूरत है? इतने में ही बाहर एक गाड़ी आती है और उसमें से एक बूढ़े से आदमी निकलते हैं। वो गैस डालने ही लगता है तो वहाँ पर एक गाड़ी में देखता है कि सामने गाड़ी में एक डेड बॉडी है।
उसकी नज़र उस मरे हुए आदमी के ऊपर पहले की पड़ जाती है और वो जैसे उस गाड़ी के पास जाता है, वो वहाँ एक डेड बॉडी देखकर बहुत पैनिक कर जाता है और जैसे ही वो भागता है वापस अपनी गाड़ी की तरफ, उसके ऊपर वो फायर कर देता है स्नाइपर। उसकी वाइफ निकलती है उसकी हेल्प करने के लिए और वो उसको भी मार देता है। ये लड़की अंदर से सारा कुछ देख रही होती है, वो उनको बचाने के लिए बहुत आवाज़ें देती है लेकिन उनको आवाज़ नहीं जाती और वो दोनों मारे जाते हैं। अब वो लड़की देखकर रोने लगती है कि दोनों की डेथ हो गई इसके सामने। इसने उनको मरते हुए देखा और वो बहुत बेचैन हो जाती है। वो उसको फ़ोन करके बहुत बोलती है कि तुम बहुत घटिया इंसान हो। लेकिन गाड़ी में जब एक बच्ची को देखती है तो वो समझ नहीं पाती कि इस बच्ची को कैसे बचाए। अब उसको पता चल गया कि उसको बच्ची को तो बचाना ही होगा। पहले तो उसने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी। वो उस बच्ची को इशारा करती है कि तुम गाड़ी के अंदर ही रहो, बाहर मत निकलना। लेकिन वो बच्ची फिर भी बाहर आ जाती है। अब वो उसको लिख कहती है कि प्लीज़ गाड़ी के अंदर वापस जाओ और वो बच्ची ऐसा ही करती है, वो गाड़ी के अंदर वापस चली जाती है। अब वो स्नाइपर दोबारा इसको रेडियो पे बोलता है कि मैं इस बच्ची को भी मार दूंगा अगर तुम बाहर नहीं आओगी। तुम्हें अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। वो बच्ची भागते हुए इसके पास आ जाती है, वो रोड की तरफ नहीं जाती क्योंकि वो बहुत डर जाती है डेड बॉडीज़ को देखकर। अब वहाँ पर हम उस स्नाइपर को देखते हैं जो एक बिल बोर्ड के पास खड़ा होता है और वहाँ पे पहली दफ़ा वो हमें प्रॉपर नज़र आता है। अब वो समझ गया था कि उसके नहीं छोड़ना और आके अंदर ही अटैक करना है। वो लड़की बहुत मुश्किल से कटर को लॉक से काट देती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो नीचे गैराज में भी पहुँच जाती है। वो उस बच्ची को गैराज में छुपा देती है सीढ़ियों के नीचे और खुद वापस से ऊपर आ जाती है क्योंकि वहाँ का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय उससे लड़ने के, उससे मुकाबला करने के। वो वहाँ पर कुछ ढूँढने लगती है जिससे वो उसका मुकाबला कर सके और अब हम देखते हैं कि वो मार्ट की तरफ स्नाइपर वापस आ रहा था उस लड़की को मारने के लिए क्योंकि अब उसकी टाइम ओवर हो चुका था। वो नीचे से रॉड्स वगैरह ढूँढती है ताकि वो उसका मुकाबला कर सके और ऊपर आ जाती है बच्ची को छुपाकर। और वो अपने मार्ट में फिर रहा था। वो एक यंग सा स्नाइपर ही था, जो यहाँ पे पहले काम कर चुका था, उसे इस एरिया का पूरा पता था। अब वो लड़की उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देती है, क्योंकि उसने उसके ऊपर मार के अपने आप को बचाना था। उसको मारना था तभी यहाँ से निकलना था, वरना उसने शूट करके इसको और बच्ची को मार देना था। वो उसको काफ़ी इंजर्ड कर देती है, काफ़ी जगह उसके ऊपर स्टैब करती है जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वो फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो उस लड़की को मार के दूर गिराता है और अब उसके ऊपर फायर पॉइंट कर लेता है। लेकिन वो फिर भी अपने आप को बचाने में कामयाब तो हो ही जाती है। वो फिर भी इसको बालों से पकड़ के मारने लगता है और कहता है आज तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, देख लेना तुम्हें मारूंगा और बाद में उस बच्ची को। वो उसके मुंह के ऊपर से मास्क हटाने की बहुत कोशिश करती है ताकि उसकी शक्ल देख सके, लेकिन वो हटा नहीं पाती। इतने में ही वो उसके सर के ऊपर कोई रॉड मारती है जिससे वो बेहोश होकर साइड पर गिर जाता है और वो नीचे जाता है उस बच्ची को देखने के लिए कि वो कहाँ पर है और गिराज का डोर ओपन कर देता है। और जैसे ही वो गैराज का डोर ओपन करता है ताकि बच्ची यहाँ से निकल के भागने लगे और वो उस बच्ची को पकड़ ले, लेकिन वो नीचे आ जाती है क्योंकि उसको उस बच्ची की जान तो बचानी ही थी। अब वो लड़की नीचे आती है और उसका मुकाबला करती है। चाहे वो जितनी भी ज़ख्मी थी, उसका खून हर जगह से बह रहा था, लेकिन वो फिर भी उस बच्ची को बचाने के लिए यहाँ पे आ जाती है और उस बच्ची को कहती है तुम यहाँ से भागो और स्नाइपर को मारने लगती है। उसका सर वो दरवाजे के नीचे देख के कुचलने वाली थी, क्योंकि उसके मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था उसके बचने का। अब वो उसको मार देती है बहुत ब्रूटली और उस बच्ची को कहती है तुम यहाँ से भाग जाओ और हम देखते हैं कि वो मर जाती है और बच्ची वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल मर चुकी थी। उसका बहुत खून बह गया था, अब उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन था। अब हम देखते हैं वो बच्ची बहुत डरी सहमी लेकिन वहाँ से भागने में हिम्मत करके भाग जाती है वहाँ से अपने आप को बचाने के लिए। उस लड़की को आखिरी दफ़ा देखती है और वहाँ से भागती है बाहर रोड की तरफ। बाहर 2 डेड बॉडीज़ और भी पड़ी थी लेकिन फिर भी वो बच्ची हिम्मत करती है और रोड की तरफ निकल जाती है।